जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न जिला में। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके होने वाले सीटेट, एस्टेट एंड यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। ये फैक्ट को बेस्ड क्वेश्चन होंगे इसमें ज़्यादातर। इसमें पैडागॉजी का रोल आज कम होगा, लेकिन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके एस्टेट और यूपी टेट में काफ़ी आते हैं और सीटेट में भी इनसे लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधि, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया, यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस का किसने दिया है कॉन्सेप्ट। पहला है गोलमैन, स्पीयरमैन, जॉन मेयर या गार्डनर ने। तो इसका राइट आंसर है गार्डनर ने दिया है। या क्या मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर ने दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत भी इसे बोलते हैं। पूरा नाम इनका है हावर्ड गार्डनर। क्या उन्हें हावर्ड गार्डनर पूरा नाम है। 8 प्रकार की बुद्धि की उन्होंने बात की है और सन 1983 में इन्होंने इसको प्रतिपादित किया है। याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है यूपी टेट में, तो खासकर इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। हालांकि जो भी पेपर कैंसिल हो, इस बार काफ़ी ईजी था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पेपर आते हैं। प्रीवियस ईयर में भी ऐसा सेम आया है। तो 1983 में बहुबुद्धि सिद्धांत जो है आपका किसने दिया था, हावर्ड गार्डनर द्वारा। इसमें आपका वैयक्तिक बुद्धि पर बल दिया था, संगीत बुद्धि, उसके अलावा वैयक्तिक स्वबुद्धि, शारीरिक गति और स्थानिक बुद्धि, तार्किक, भाषाई, प्राकृतिक, इन 8 प्रकार की बुद्धियों पर इन्होंने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डिस्लेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। डिस्लेक्सिया में किस चीज़ पर कठिनाई होती है, पढ़ने या वर्तनी में, व्यक्त करने पर, खड़े होने पर या बोलने पर। राइट आंसर है इसका। राइट आंसर बोलिए जल्दी, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा रीडिंग, स्पेलिंग, पढ़ने वर्तनी पर डिस्लेक्सिया में हमेशा कठिनाई होती है। पढ़ते समय स्वरों का लोप हो जाता है डिस्लेक्सिया में, या उच्चारण वाले ध्वनियों का भी ना पाया जाना डिस्लेक्सिया होगा। शब्दों को उल्टा या अक्षरों को क्रम में इधर उधर भी पढ़ा जाता है डिस्लेक्सिया में। ये सब किसके गुण हैं, डिस्लेक्सिया में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है जिसमें शिक्षक की भूमिका समावेशी कक्षा में यानी इंक्लूसिव एजुकेशन या क्लासरूम में नहीं होती है। नहीं का ध्यान रखिएगा, यानी पॉजिटिव वाले आंसर इसमें नहीं लगा सकते। जो नेगेटिव होगा वही आंसर आप लगाएंगे। पहला आंसर क्या है, पहला क्वेश्चन में दिया है कि आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। जी हाँ, इसको करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो यह आंसर आपका नहीं हो सकता है। सेकंड है कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी देखिए, यहाँ निगेटिविटी की बात की है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख लीजिए, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, प्रोत्साहित करना चाहिए। टीचिंग शुड डिवोट एक्स्ट्रा टाइम टू टीच लर्निंग डिसेबल्ड, यानी शिक्षकों को जो सीखने में अक्षम बच्चे हैं उनको भी ज़्यादा समय देना चाहिए। ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि निःशक्त बच्चों को शिक्षकों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जबकि होगा। तो यह आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लिख लीजिए, क्योंकि ये यूपी टेट हो, सी टेट हो, एस टेट हो, रीट हो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे आपका उत्तराखंड टेट हो, बिहार टेट हो, एमपी टेट हो, हर जगह ये क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। होने वाला मार्च या अप्रैल में एमपी टेट, उसमें भी ये क्वेश्चन जरूर आएगा, देखिएगा। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा याद रखने करिए शुड बी इंकरेज्ड, यानी प्रेरित करना चाहिए हमें। उन्हें हतोत्साहित नहीं करेंगे, ना ही रोकेंगे, ना ही अनुमति नहीं देंगे, जबकि उनको प्रेरित करेंगे। क्योंकि जब वह क्वेश्चन छात्र पूछेगा तभी उसके अंदर की जो जिज्ञासा है उसको हम दूर कर सकेंगे, हम जानेंगे उसका। देखिए, अगर कमी है तो उसका हम क्या करेंगे, उपचार करेंगे। पहले जानेंगे कमी कहाँ, जो बच्चे क्वेश्चन पूछेगा तभी तो निदान होगा कि हमें ये पता चलेगा बच्चे में कमी कहाँ है, कहाँ वो गलती कर रहा है, और तब हम उसका उपचार करते हैं। और निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षा अगर आपको नहीं आता तो बता दीजिएगा दोस्तों, मैं पढ़ा दूंगा। क्योंकि यूपी टेट में देखिएगा इस बार 2 या 3 क्वेश्चन आए हुए थे, अलग हर सब्जेक्ट में इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरे टेट पेपर में आपका 5 क्वेश्चन मिनिमम आता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर भी आपको अगर समझ में ना आ रहा हो तो बताइएगा। बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है।
फिजिकल डेवलपमेंट से, सोशल डेवलपमेंट से, इमोशनल डेवलपमेंट से या नैतिक विकास से। तो यहाँ ग्रोथ की बात की है, ग्रोथ क्या होगा, शारीरिक होगा, तो फिजिकल डेवलपमेंट से बच्चों की वृद्धि संबंधित होती है। जबकि डेवलपमेंट अलग होता है और ग्रोथ अलग होती है। डेवलपमेंट जो होगा वो आपका विकास लिखा रहेगा और ग्रोथ क्या लिखेगी, वृद्धि। कहीं कहीं ग्रोथ को ही विकास लिख देता है हिंदी में, तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश को ज़रूर ध्यान रखिएगा। ग्रोथ बोला होगा तो ग्रोथ के हिसाब से चलेंगे, ना कि आप विकास लिख देंगे वहाँ तो विकास के हिसाब से। ये देखिए लिखा है ना, मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भ से कब्र तक मानव का विकास चलता रहता है। तो यानी ये कब होगा, गर्भावस्था से होगा। ये लाइन मेरी याद रखिएगा, गर्भ से कब्र तक, वूम्ब टू टूम्ब, ये क्या होता है, मानव का विकास होता है। डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बता दिया आपको, गर्भ से कब्र तक। तो कब से होता है, गर्भ से होता है। इसमें और मैं आपको बता दूं तो प्री चाइल्ड स्टेट हो गया, उत्तर बाल्यावस्था, इन्फेंसी। इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास होता है बच्चे का, किसमें, इन्फेंसी में सबसे तेज़ शारीरिक विकास होता है बच्चे का, ये भी याद रखिएगा। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन हैं, इसमें पूछा गया है कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग की पुस्तक के लेखक E.L. थॉर्नडाइक हैं आपके, B.F. स्किनर हैं, या R.M. गैने हैं, या I.P. पावलाव हैं। जिसका राइट आंसर होगा गैने साहब होंगे इसके। कौन हैं, गैने साहब होंगे। थॉर्नडाइक की बात की जाए तो द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक है, या एनिमल इंटेलिजेंस की बात की जाएगा तो भी आपका थॉर्नडाइक ही होगा। उसके अलावा पावलाव ने जो दिया है वो कंडीशंस रिफ्लेक्सेस दिया है, पावलाव ने कंडीशन रिफ्लेक्सेस दिया है। और स्किनर की बात की जाए तो सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, ये किसका है, स्किनर का। तो इसका राइट आंसर है R.M. गैने साहब। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक R.M. गैने साहब हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यानी क्या बोलते हैं ना, किशोरावस्था जो होती है वो तूफान की अवस्था होती है। तो इसको किसने कहा है, आपके जरसेल्ड ने, पहला ऑप्शन है जरसेल्ड, सेकंड ऑप्शन है स्टैनले हॉल, थर्ड ऑप्शन है सिम्पसन, या लास्ट ऑप्शन है क्रो एंड क्रो। तो इसका राइट आंसर है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था जो है वह संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। देखिए स्टैनले हॉल ही कहते हैं किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान का विरोध की अवस्था है। और आपका क्रो एंड क्रो के अनुसार होता तो किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, वो क्रो एंड क्रो का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है। यानी इसमें बात की गई है आपकी माइक्रो टीचिंग की। तो माइक्रो टीचिंग टोटल कितनी होती है 36 मिनट की है टोटल। और इसमें 6 भाग होते हैं जो 6-6 मिनट का प्रत्येक भाग होता है। पहला होता है पाठ्य योजना निर्माण भाग होता है, सेकंड होता है शिक्षण होता है, थर्ड होता है प्रतिपुष्टि या पोषण, चौथा होगा फिर आपका पुनः पाठ्य योजना निर्माण, पांचवा होगा पुनः शिक्षण और पुनः प्रतिपुष्टि, ये छठा होगा। इस बार सीटेट में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, देख लीजिएगा। टोटल 36 मिनट की होती है, प्रत्येक भाग 6 मिनट का होता है, टोटल 6 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है, मतलब सीखने में पठार की परिभाषा किसने दी है। तो यह सीखने की पठार की परिभाषा जो दी है वो आपके गेट्स वन, हॉलिंगवर्थ, रॉस या स्किनर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रॉस ने इसको दिया है। सीखने में पठार की परिभाषा जो आपको दी गई है वह रॉस ने दिया है। रॉस का कहना है कि इस के मुख्य अभिलक्षण जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। गेट्स कहते हैं कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शन करते हैं। तो जो ग्राफ हैं गेट्स हैं, उन्होंने ग्राफ की बात की गई है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, पठार की बात की है रॉस ने। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। यानी कोई शिक्षक को कक्षा में एक बच्चे को समस्या के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए। बच्चे को दंड देना चाहिए, नहीं बच्चे को दंड दिया नहीं जाता है, बच्चे को नज़रअंदाज करा नहीं सकते आप,
बच्चे को परामर्श देंगे, जी हाँ तत्काल घर वापस भेजेंगे, ऐसा भी नहीं। तो बच्चे को क्या करेंगे, परामर्श देंगे। जितने भी निगेटिव टाइप के आंसर बनेंगे वह कभी भी आपके पेडागोगी में आंसर नहीं होते हैं या सीडीपी में आंसर नहीं होते हैं, जब तक क्वेश्चन में नहीं ना दिया हो। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज़ मुख्यतः संदर्भित हैं शैक्षिक संस्थानों के विकास से, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के विकास से को करिकुलम, या छात्रों के सर्वांगीण विकास से, या छात्रों के वृत्तिक विकास से, या छात्रों के मानसिक विकास से। तो ये किसके लिए होगा, को करिकुलम जो होता है छात्रों के सर्वांगीण विकास से होता है। या पाठ्य सहगामी क्रियाएं किसके लिए बनाई जाती हैं, छात्रों के लिए, ना कि कॉलेज के लिए। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, यानी लर्निंग थ्योरी इनमें से किसने नहीं दी है, बाकी सबने लर्निंग थ्योरी दी हुई है। कोलर हो गया, स्किनर हो गया, ब्लूम हो गया, या थॉर्नडाइक हो गया। तो अगर बात करेंगे इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, ब्लूम। ब्लूम साहब की क्या है, टेक्सोनॉमी है ना ब्लूम की, इन्होंने लर्निंग की नहीं दी, बाकी कोलर, स्किनर और थॉर्नडाइक ने दिया है। कोलर, मैक्स वर्दिनम, कोर्सकोफ और कोर्टलेविन ने मिलकर अंतर दृष्टि अधिगम इनसाइड लर्निंग थ्योरी दिया है, ठीक है। जबकि आप स्किनर की बात करेंगे तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, और थॉर्नडाइक के बारे में आप जानते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत भी इन्होंने प्रतिपादित किया है। ब्लूम की बात करेंगे तो 1956 में इन्होंने उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जबकि हाँ इन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था, टेक्सोनॉमी। इससे भी क्वेश्चन आता है, आपके मैथ वगैरह में भी काफ़ी क्वेश्चन आता है ब्लूम टेक्सोनॉमी से। शिक्षा में अवरोध का तात्पर्य, यानी स्टैग्नेशन इन एजुकेशन से क्या मतलब है, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना करना, बालक का विद्यालय ना जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, या किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो इसका राइट आंसर होगा, शिक्षा में अवरोध का आशय है असफल रहने से लिया जाता है, अर्थात किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना क्या होगा, उसका स्टैग्नेशन इन एजुकेशन माना जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, 1 साल तक बच्चे की शिक्षा पर जो एजुकेशन पे समय खर्च किया गया, जो पैसा खर्च हुआ बालक पर, जो श्रम हुआ, वो सब बेकार हो जाता है। तो इस पर क्या हो जाता है, इसे हम मानते हैं कि शिक्षा में अवरोध इसी को माना जाता है, जब एक ही बालक एक समय से अधिक एक ही क्लास में रहता है। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है, यानी पूर्व ज्ञान का परीक्षण किस में आता है, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन यानी उद्दीपन परिवर्तन कौशल में, या प्रस्तावना कौशल में, समापन कौशल में, या प्रदर्शन कौशल में। जब आपने टीचिंग लर्निंग की होगी, लेसन प्लान बनाया होगा, तो आपने उसमें देखा होगा पूर्व ज्ञान होता है, उसकी बात हम कहाँ करते हैं, हमेशा प्रस्तावना में करते हैं। पूर्व ज्ञान की बात कहाँ करते हैं, प्रस्तावना में करते हैं। आपने टीचिंग जब की होगी तब उसमें इसको उपयोग किया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, या मिलान का क्वेश्चन है, इस तक कॉलम ए से कॉलम बी को आपको सुमेलित करना है। किसने कौन सी थ्योरी दी है इस बारे में। एनिमल इंटेलिजेंस किसने दिया है, मैंने आपको ऊपर बताया था एनिमल इंटेलिजेंस किसने दिया है, यह आपके थॉर्नडाइक ने दिया है। किसने, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक एनिमल इंटेलिजेंस होगा। पुनर्बलन की अनुसूची ये किसने दिया है, मैंने ऊपर बताया था स्किनर ने दिया है। देखिए थॉर्नडाइक पहले का हो गया, तीसरा, दूसरे का चौथा। फिर अनुकूलन किसने दिया है, तो अनुकूलन आपके दिया है जीन पियाजे ने। किसने, जीन पियाजे ने, दूसरा हो गया। और सारगर्भितता का नियम, लॉ ऑफ प्रेग्नेंस, ये किसने दिया है, ये आपका गेस्टाल्ट वादियों ने दिया, गेस्टाल्ट ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आपका डी, पहले का तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। इसको आप देख लीजिएगा एक बार और ध्यान से, और नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं आता है तो। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यानी यह मैंने बताया था ना, गर्भ से कब्र तक चलती रहती, वुम्ब टू टूम्ब। यह कथन किस विकास के सिद्धांत से संबंधित है, यह कथन किसके विकास के सिद्धांत से संबंधित होगा आपका। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन। तो अंतःक्रिया की बात ही ना कही, यहाँ क्या है, कभी ना ख़त्म होने वाली, यानी सीधा आप देखेंगे एकीकरण का सिद्धांत की बात है ही नहीं।
प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप की यहाँ बात है ही नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की बात की गई, क्योंकि निरंतर चलता रहता है विकास, कभी ना खत्म होता है। अंतर संबंध में क्या होता है? अंतर संबंध में बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक की बात की जाती है। इन पहलुओं पे बात की जाती है अंतःक्रिया के सिद्धांत में। एकीकरण में क्या होता है? विकास में पूर्ण से अंग की ओर होता है। एकीकरण में जब होता है आपका विभिन्न अंगों के एकीकरण की गतियों की सरलता से संभव बनता है। लेकिन संबंध में क्या होता है? केवल वातावरण के कारण या बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण के कारण, बल्कि वरन दोनों की अंतःक्रिया से होता है। मतलब दोनों के क्या होता है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से होता है, ना कि केवल किसी एक से होता है। यह अंतर संबंध है, लेकिन निरंतर प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कि संविधान की किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनी? सॉरी, यह आपका दरअसल है क्वेश्चन संविधान में भी आता है। संविधान में भी जो पढ़ते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था एक। कब? 86 अमेंडमेंट 2002 में ये बात की गई थी। कब? 86 अमेंडमेंट 2002। ये भी सन भी याद रखिएगा, पूछ सकता है कि ये कब हुआ था। 86 अमेंडमेंट 2002 में ये बात की गई थी। और यह 21A में, संविधान के आर्टिकल 21A में इसे जोड़ा गया था कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई थी। 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में बात की गई थी। कब से कब तक? इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की गई थी। और जो हमारे दिव्यांग पर्सन हैं उनके लिए यह एज 6 से 18 वर्ष तक है, तो याद रखिएगा। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के प्रतिपादक कौन थे सिद्धांत के? तो मैकडूगल, अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन या विलियम जेम्स। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन दरअसल मैकडूगल ने किया था। इसका राइट आंसर, सन भी याद रखिएगा 1908। एस्टेट वाले और यूपी टेट वाले याद रखिएगा, 1908 में मैकडूगल ने अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है कि विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा? मतलब किस अवस्था को इन्होंने यूनिक स्टेज बोला था इमोशनल डेवलपमेंट बाय कोल एंड ब्रूस द्वारा? कब कहा गया संवेगात्मक विकास का अनोखा काल? शैशवावस्था को कहा गया, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, या एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था की बात की गई है? तो इसमें कब बात की गई है? इसमें इन्होंने बात की है आपकी चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था को कहा गया है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बोला है, क्योंकि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन होता है। उनके व्यवहार को, बच्चों के व्यवहार को समझना कठिन होता है। यह बात आपके किसने? कोल और ब्रूस ने कही थी। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह कथन किसका है? लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर, यह परिवर्तन किसका है या किसने कहा है? तो यह आपके वुडवर्थ ने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा, स्किनर ने, या क्रो एंड क्रो ने कहा। तो क्रो एंड क्रो की बात करते हैं तो आदतों, ज्ञान तथा विवृत्तियों का अर्जन अधिगम है, ये कहा है क्रो एंड क्रो ने। तो ये आंसर होगा नहीं आपका। स्किनर की बात करते हैं तो स्किनर ने क्या कहा? अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। क्या है? लिख लीजिएगा, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने क्या कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गिलफोर्ड। जबकि वुडवर्थ ने कहा है नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने क्या कहा? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। याद रखिएगा गिलफोर्ड। एस्टेट वाले ध्यान रखिएगा, आपका जो 18-19 तारीख का एग्जाम है उसमें आ सकता है। नेक्स्ट फिर क्या है? मिलान किया गया है। इसमें देखेंगे पहला क्या दिया है आपका? ब्रूनर। ऑप्शन है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, या साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान, या अग्रिम संगठन शिक्षण, या फिर लास्ट है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान या प्रशिक्षण प्रतिमान। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। वैसे ब्रूनर जो है आपका वो क्या है? संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान यानी कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल, ये आपका चौथा होगा। नेक्स्ट है आशुबेल। आशुबेल की बात की जाएगा तो इसमें क्या है?
बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है नहीं, साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान होगा नहीं, इसमें क्या होगा, एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल। तो इसको आप देख लीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। ग्लेजर की बात की जाएगा तो बुनियादी शिक्षक प्रतिमान जो है वो आपका ग्लेजर थर्ड का है। चौथा आपका बनता है कौन सा, गार्डनर। तो साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान क्या है, गार्डनर का हो जाएगा। तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार। समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या होता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का प्रथम चरण क्या होता है। डाटा कलेक्शन होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम होता है कि हाइपोथेसिस ऑफ टीचिंग या फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको फिर बता रखा है, पहले हम चीज़ों को डायग्नोस करते हैं। क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसका हम उपचारात्मक यानी उपचार करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, समस्या की पहचान। पहले हम यानी निदान करेंगे समस्या की, निदानात्मक उपचार होता है ना, ये समस्या की पहचान करना होता है, देन उसका उपचार करना होता है, उपचारात्मक शिक्षण। यूपी टेट में इससे इस बार 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देखिएगा अभी जो कैंसिल हो गया एग्जाम। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशील होगा जब बालकों का अधिगम कब इफेक्टिव होगा, जब पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल देंगे। यानी केवल देखिए यहाँ केवल पे बात कर दी गई है, तो नेगेटिव की बात तो हम करते ही नहीं हैं। तो इसका पहले ये आंसर ए जो होगा वो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड बात करें तो बालकों का संज्ञानात्मक, भावनात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास, यानी तीनों बात की गई है यहाँ पे। आप देखा जाए तो कॉग्निटिव भी, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर तीनों की बात की गई है। तो यह इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होती नहीं, एक मतलब ऑटोक्रेटिक नहीं होती है शिक्षण व्यवस्था। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा नहीं। चाइल्ड सेंटर की हम बात करते हैं, ना कि टीचर सेंटर की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एवं साइकोमोटर, इन तीनों का विकास हम करते हैं बच्चों में। स्मृति एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है, यानी प्रोमिनेंट इन द सिंटेक्स ऑफ टीचिंग मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल। मतलब इसमें बात की गई शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा उभयनिष्ठ है। आप जर्नलाइजेशन यानी सामान्यीकरण की, अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन, या फिर प्रस्तुतिकरण, या फिर तैयारी। तो स्मृति एवं बोध स्तर के शिक्षण की प्रतिमान की संरचनाओं में सबसे प्रमुख जो सोपान उभयनिष्ठ है, जो दोनों में है, वह क्या है आपका प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर स्मृति एवं बोध दोनों की बात की गई है। स्मृति की बात करते हैं तो वहाँ क्या होगा, प्रस्तावना होती है, प्रस्तुतिकरण होता है, देन स्पष्टीकरण या तुलना होता है, और फिर सामान्यीकरण, फिर प्रयोग होता है। ऐसे ही बोध स्तर में क्या होता है, अन्वेषण होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, आत्मीकरण होता है अथवा परिपाक होता है, व्यवस्था होती है, वर्ण अथवा अभिव्यक्तिकरण है। तो एक ही चीज़ मिलता है, वो क्या है आपका प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, याद रखिएगा दोनों में सेम होता है। उभयनिष्ठ यानी दोनों में पाया जाता है, वहाँ पूछा गया है। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, किसको आप रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हो गया, या स्टिमुलस अनुक्रिया सिद्धांत की बात करते हैं, या इसके बाद क्या दिया है, सूच का सिद्धांत है, या फिर आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो ये क्या होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत होगा। इसको क्या कहते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का अंग नहीं है। कौन सा ब्रूनर के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का पार्ट नहीं है। आंतप्रज्ञ अवस्था, या फिर प्रतिबिंबात्मक अवस्था, संकेतात्मक अवस्था और क्रियात्मक अवस्था। तो ब्रूनर ने किस पर बात की है, इनएक्टिव पर बात की है ब्रूनर ने, आपके आइकॉनिक पे बात की है, उसके अलावा सिंबॉलिक पे बात की गई है। तो यानी इंट्यूटिव स्टेज पर बात नहीं की है ब्रूनर का, याद रखिएगा। इनएक्टिव, आपका सिंबॉलिक और आइकॉनिक, इन तीनों पर ब्रूनर ने बात की है, चाहे वो प्रतिबिंबात्मक हो, संकेतात्मक हो, क्रियात्मक। ब्रूनर की थ्योरी में इन तीनों पर ही बात की गई है। जबकि आंतप्रज्ञ पे आपका किसने बात की गई है, तो याद रखिएगा इस पे आपका जीन पियाजे जी बात करते हैं। कौन, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिसस ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया। वो कौन से 5 पद हैं जिनका उन्होंने वर्णन किया है, उनको आपको
क्रिया से करना है। पहला उन्होंने क्या कर रखा है, पहला इसमें देखिए दिया है प्रेजेंटेशन, एक्सप्लोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एसिमिलेशन और रिएक्शन है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक्सप्लोरेशन यानी ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका प्रेजेंटेशन, कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर 1 यानी 2 के बाद 1 आएगा। फिर आपका क्या आएगा, देन आपका आएगा एसिमिलेशन, ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे। देन आएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे। उसके बाद देन आपका लास्ट क्या आएगा, लास्ट आएगा रेसिटेशन यानी वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा विच आर नॉट रिलेटेड विथ कॉग्निटिव डोमेन, इनमें से कौन सा नहीं होगा, वैल्यूइंग या एप्लीकेशन या बोध या ज्ञान। तो याद करते हैं, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे बात की गई टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, हैंडबुक आई कॉग्निटिव डोमेन 1956 में, जो कि आपने लिखा है ब्लूम की, किसकी, ब्लूम और उनके सहयोगियों ने लिखा है इस पुस्तक को। तो इसमें बात किसकी की गई है, आप जानते हैं कि ज्ञान, नॉलेज की बात की ही गई है। उसके बाद अनुप्रयोग की बात भी की गई है और अंडरस्टैंडिंग यानी बोध की बात भी की गई है। तो किसकी बात नहीं की गई है, वैल्यूइंग यानी अनुमूल्यन। बात उन्होंने 6 चीज़ की गई थी, किसकी, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो उसमें अनुमूल्यन कहीं नहीं दिया गया। राइट आंसर क्या है, ए है। निम्न में से कौन सा अधिगम का एक वक्र नहीं है, अधिगम के वक्र की बात की गई है कि कौन सा सीखने की मात्रा में अधिगम का वक्र नहीं है। अधिगम के वक्र कितने प्रकार थे, 4 प्रकार के वक्र थे। एक सरल रेखीय थे, उन्नतोदर था, नतोदर था और मिश्रित था। तो आपने सुना होगा ध्यान से तो खुद ही समझ जाएंगे, नतोदर, उन्नतोदर, मिश्रित और आपका एक सरल रेखीय था। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, इसमें से आपका लंबवत, लॉन्गिट्यूडिनल यानी जो दिया है वो नहीं होता, जबकि नतोदर, मिश्रित और उन्नतोदल इन दोनों से मिलकर ये बनता है। इसके अलावा एक सरल रेखीय वक्र होता है, ये आपका सरल रेखीय होता है जिसमें सीधा चला जाता है, किसमें, मात्रा और अभ्यास दोनों, समय की मात्रा अभ्यास दोनों सीधा जाता है। उसके अलावा बात करते हैं अगर कॉन्वेक्स की, तो ये आपका कॉन्वेक्स है। ये आपका कैसे बनता है, ये आपका कुछ ऐसे बनता है, कॉन्वेक्स कुछ ऐसे बनता है। उसके बाद आपका क्या आता है, कॉनकेव आता है ये। तो कॉनकेव कैसे बनेगा आपका, कॉनकेव में पहले शुरुआत धीरे होगी फिर बहुत तेज़ी से होगी, ठीक है। उसके बाद मिश्रित जो होता है यह मिक्स होता है, यह आपका देखेंगे तो मिक्स होगा, ओके। तो यह आज का आपका सेशन था। तो दोस्तों जैसे सेशन कैसा लगा हो इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका यूपी टेट का था 2019 में आया था और 8 जनवरी 2020 को यह पेपर हुआ था। और याद रखिएगा सेम ऐसे ही क्वेश्चन एस्टेट में भी आते हैं। आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में कि आपको क्या क्या पढ़ना है CDP में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉगी में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं बाल विकास और अध्ययन में। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आपका होगा वो आपको तुरंत जल्दी मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।